Hi guys, I am Vikram and today I will start past tense. What is the meaning of past tense? Past tense को हिंदी में कहते हैं भूतकाल, अर्थात जो भी चीज़ें बीत चुकी है या वो क्रिया बीत चुकी है उस प्रकार के वाक्यों की पहचान हम पास्ट टेंस के तहत करते हैं। तो पास्ट टेंस को हम चार भागों में डिवाइड करते हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। लेकिन लैंग्वेज के आधार पर आपको मालूम होना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस अर्थात पास्ट सिंपल टेंस को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसे कि हम पास्ट सिंपल टेंस विथ मोशन व पास्ट सिंपल टेंस विदाउट मोशन कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस अर्थात पास्ट सिंपल टेंस विथ मोशन। तो आज हम जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को क्यों इस तरह से पढ़ने की ज़रूरत होती है और क्यों हमें लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें जानने की ज़रूरत होती है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का आपका फर्स्ट टॉपिक पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस और इसका फर्स्ट टॉपिक है पास्ट सिंपल टेंस विथ मोशन। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेकेंड ऑप्शन है इसका पास्ट सिंपल टेंस विदाउट मोशन। टेंस विदाउट मोशन। जैसा कि हमने प्रेजेंट टेंस अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वीडियो लेक्चर में जाना था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अर्थात प्रेजेंट सिंपल टेंस को दो भागों में डिवाइड किया गया है: प्रेजेंट सिंपल टेंस विथ मोशन एंड प्रेजेंट सिंपल टेंस विदाउट मोशन। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमने इस तरीके से पास्ट सिंपल टेंस को दो भागों में डिवाइड किया है: पास्ट सिंपल टेंस विथ मोशन जिसमें क्रिया होती है उसे कहते हैं विथ मोशन, पास्ट सिंपल टेंस विदाउट मोशन जिसमें क्रिया नहीं होती है उसे कहते हैं पास्ट सिंपल टेंस विदाउट मोशन। और यदि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप इस वीडियो लेक्चर को देखें, जिससे कि ये जो पास्ट टेंस है आपको क्लियर हो जाए। आपको पता होना चाहिए कि यदि आपका प्रेजेंट टेंस क्लियर नहीं है तो पास्ट टेंस पढ़ने से कोई सेंस नहीं है। यदि आप प्रेजेंट टेंस को क्लियर करेंगे तब जाके आपका पास्ट टेंस क्लियर होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट सिंपल टेंस विथ मोशन। क्या होता है विथ मोशन, इसे हम पढ़ेंगे ब्रीफली और चीज़ों को ब्रीफली पढ़ना स्टार्ट करें, जिससे कि आपकी जो लैंग्वेज है, जो आपका जो पार्ट है इंग्लिश का, वो क्लियर हो जाए। तो आज पढ़ते हैं हम आपका नया टॉपिक पास्ट सिंपल टेंस विथ मोशन। आज का आपका टॉपिक है फर्स्ट का नंबर ए क्या है आपका? पास्ट सिंपल टेंस विथ मोशन। विथ मोशन का मतलब होता है जिसमें क्रिया होती है। ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया होती है उस प्रकार के वाक्य क्या कहलाते हैं आपके? विथ मोशन कहलाते हैं। इसमें क्रिया नहीं होती है उन्हें कहते हैं विदाउट मोशन। विदाउट मोशन के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अभी हम जान लेते हैं विथ मोशन के बारे में। तो समझे ध्यान से यहाँ पर कि इसका फंडामेंटल फॉर्मूला क्या होता है। इसका फंडामेंटल फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो याद रखें पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर में एमवी सेकेंड का यूज केवल पास्ट सिंपल टेंस विथ मोशन के पॉजिटिव वाक्य में किया जाता है। केवल कहाँ पर करते हैं एमवी सेकेंड का यूज? इस एमवी सेकेंड का यूज केवल पास्ट सिंपल टेंस के पॉजिटिव वाक्य में किया जाता है। याद रखें इस चीज़ को। तो ये हो गया इसका फंडामेंटल फॉर्मूला। अब इसकी पहचान क्या होगी हिंदी में? हिंदी में आप कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य पास्ट सिंपल टेंस विथ मोशन का है? तो पहली बात तो कि उसमें क्रिया होगी और दूसरी बात ये कि वाक्य का अंत एमवी सेकेंड की मूल हिंदी से हो। फॉर एग्जाम्पल गया, लिया, दिया, गया, लिया, खाया, पिया, सोया, देखा। सिंपल है कि एमवी सेकेंड की मूल हिंदी से यदि वाक्य फिनिश हो तो इस प्रकार के वाक्यों की पहचान पास्ट सिंपल टेंस विथ मोशन के तहत की जाती है। जब भी एमवी सेकेंड की मूल हिंदी से वाक्य समाप्त हो
तो इस प्रकार के वाक्यों की पहचान, पास्ट सिंपल टेंस विथ मोशन के तहत की जाती है। तो याद रखें कि जब भी 20 सेकंड की मूल हिंदी से वाक्य समाप्त हो तो इस प्रकार के वाक्यों की पहचान पास्ट सिंपल टेंस विथ मोशन के तहत की जाती है। याद रखें कि जब भी आपके वाक्य के अंत में आए लिया, दिया, गया, सोया, खाया, पिया, रहा, इस प्रकार के वाक्यों की पहचान पास्ट सिंपल टेंस विथ मोशन के तहत की जाती है। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रखें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट सिंपल। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को इसमें ही होता है कि कैसे हम पहचानें कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है और ये पास्ट सिंपल का है। तो याद रखें सिंपल सा कि इन वर्ड में है, हूँ, हो, जैसे वह वहाँ गया है, उसने खाना लिया है, उसने खाना खाया है, अगर ये वर्ड पीछे आ रहे हैं वाक्य अंत में तो इस प्रकार के वाक्य बनते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तहत। और याद रखें यदि सिंपल सा अगर ऐसे लिखा हुआ गया, लिया, खाया, पिया, सोया, इसमें है वर्ड इंक्लूड नहीं है या था वर्ड इंक्लूड नहीं है तो इस प्रकार के वाक्यों की पहचान पास्ट सिंपल टेंस विथ मोशन के तहत की जाती है। और जैसे ही इसमें आप था वर्ड ऐड कर देंगे, गया था, लिया था, खाया था, पिया था, तो इस प्रकार के वाक्यों की पहचान की जाती है पास्ट परफेक्ट टेंस के तहत, जो कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो अभी हम समझ लेते हैं कि कैसे हम पास्ट सिंपल टेंस विथ मोशन का यूज़ करते हैं और क्यों हमें इसे बोलने की ज़रूरत होती है। तो कोई भी कार्य क्रिया जो आपने पूर्व में की उस प्रकार के वाक्यों को बोलने के लिए आपको ज़रूरत होती है पास्ट सिंपल टेंस विथ मोशन की। यस्टरडे, लास्ट डे, यदि ये कभी सेंटेंस में आए तो याद रखें वो सेंटेंस आपका पास्ट सिंपल टेंस के तहत बनाया जाता है। स्पोकन में भी याद रखें और कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अब हम समझते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस विथ मोशन को क्यों पढ़ना ज़रूरी है ब्रीफली। और अब हम इसमें जानेंगे कि पॉजिटिव वाक्यों को हम किस तरीके से स्ट्रेस लगा के सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं, जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था। तो यहाँ पर हम स्ट्रेस लगा के सेंटेंस को फ्रेम करेंगे और जानेंगे कि पास्ट सिंपल टेंस विथ मोशन किस तरीके से एक स्ट्रेस के रूप में हम सेंटेंस को बोल सकते हैं। तो पहचान आपको क्लियर रखनी है कि जब भी वाक्य के अंत में लिया, दिया, गया, खाया, पिया, अगर ऐसे याद नहीं रहता सिंपल याद रखें एमवी सेकंड की मूल हिंदी से यदि वाक्य फिनिश हो तो इस प्रकार के वाक्यों की पहचान पास्ट सिंपल टेंस विथ मोशन के तहत की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मूले की। तो ये आपका फर्स्ट आपका पॉजिटिव का फॉर्मूला, किसका है? पॉजिटिव का फर्स्ट फॉर्मूला है वो याद रखें। सेंटेंस को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोनेगेटिव। लेकिन केवल 4 सेंटेंस सीख लेने से यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। सो आपको लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस में हम स्ट्रेस लगा के अर्थात एम्फसाइज करके सेंटेंस को कैसे फ्रेम करेंगे। तो अब हम जान लेते हैं पास्ट सिंपल टेंस विथ मोशन में। इसी तरीके से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विथ मोशन में भी पढ़ा था कि कैसे हमने वहाँ पर डू और डस का स्ट्रेस लगाया था। और आपको पता है कि पास्ट टेंस में डिड का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर हम किस शब्द का स्ट्रेस यूज़ करेंगे? डिड शब्द का। तो ये हो गया पॉजिटिव का फर्स्ट फॉर्मूला। आपका क्या यूज़ करते हैं हम? सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? एमवी सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? आपका बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला याद रखें। कोई भी पूछे आपको पास्ट सिंपल टेंस का बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला क्या है, तो सब्जेक्ट एमवी सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया सिंपल सेंटेंस। इसका एग्जाम्पल देखें साथ ही में ताकि आपको क्लियर होता रहे। एग्जाम्पल है, रवि ने उसे देखा। रवि ने उसे देखा। फर्स्ट फॉर्म होती है सी, सेकंड फॉर्म होती है सो, थर्ड फॉर्म होती है सीन। सी मीन्स देखो, सा मीन्स देखा एंड सीन मीन्स देख चुका। सी सो सीन। तो याद रखें सी सो सीन, ये होती है इसकी फर्स्ट फॉर्म सी, सेकंड फॉर्म होती है सो, थर्ड फॉर्म होती है सीन। तो सो जो आपने यूज़ किया है वो कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म, और इसकी मूल हिंदी क्या है? देखा। तो यहाँ पर वाक्य किससे फिनिश हुआ? देखा से। सेंटेंस क्या बनेगा? रवि सो। अब यहाँ पर आपको जेंडर क्लियर नहीं, उसे देखा, तो ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर? फीमेल। तो रवि सो हर। तो देखा है आपने, रवि यहाँ पर क्या आपका सब्जेक्ट है, सो यहाँ पर क्या है एमवी सेकंड, हर यहाँ पर क्या आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर? तो आप ऐसे याद रखें कि जब भी एमवी सेकंड की मूल हिंदी से वाक्य फिनिश हो तो इस प्रकार के वाक्यों की पहचान
पास्ट सिंपल टेंस विथ मोशन के तहत की जाती है। रवि ने उसे देखा, रवि सो हर। यहाँ पर रवि क्या है, सब्जेक्ट है, सो यहाँ पर क्या है, एमवी सेकंड है, और हर यहाँ पर क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर। तो अब बात करते हैं कि इस सेंटेंस को जब भी आपको रिपीट दोहराते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े, अपनी कही गई बात पर यकीन दिलाते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े, तो याद रखें सब्जेक्ट के तुरंत बाद डिड शब्द से क्या लगाया जाता है, स्ट्रेस लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने फ्रेंड को कहा कि रवि ने उसे देखा, फ्रेंड ने मना कर दिया, रवि ने उसे नहीं देखा, और मुझे अपनी बात साबित करनी है कि देखा उसे रवि ने। क्या माना सेंटेंस, समझे यहाँ पर ध्यान से। सेकंड फॉर्मूला क्या होगा, देखें, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस, और याद रखें कि जहाँ पर भी आप डिड यूज़ करें, डिड के तुरंत बाद हमेशा मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। सिंपल याद रखें कि जहाँ पर भी आप क्या यूज़ करेंगे, डिड यूज़ करेंगे, डिड के तुरंत बाद कौन सी फॉर्म का यूज़ करेंगे, हमेशा आप डिड के तुरंत बाद हमेशा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अगर आपने इस तरह से याद दे रखा तो फिर आपको बहुत सारी एरर का सामना करना पड़ेगा। तो सिंपल याद रखें कि डिड के तुरंत बाद जब भी किसी मुख्य क्रिया का यूज़ किया जाता है तो हमेशा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। क्लियर। तो याद रखें डिड यहाँ पर आपने क्या यूज़ किया, स्ट्रेस, और डिड आने के बाद कौन सी फॉर्म आती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म। तो ये सेकंड फॉर्म गिवन है, उसको आपको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पर क्या यूज़ करना है, डिड यूज़ करना है। और ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सेकंड फॉर्म के स्थान पर हमको डिड प्लस एमी फर्स्ट करके डिड का स्ट्रेस लगाना है। फिर यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम, ऑब्जेक्ट। और सेंटेंस को क्या करेंगे, हम रिपीट बोलेंगे। मैंने फ्रेंड को कहा कि रवि ने उसे देखा, फ्रेंड ने मना कर दिया, रवि ने उसे नहीं देखा, और मुझे अपनी बात साबित करनी है कि देखा उसे रवि ने। क्या बोला मैंने सेंटेंस। यदि सेंटेंस को आपको रिवर्स करके बोलना पड़े, कैसे, देखें यहाँ पर, देखा उसे रवि ने, देखा उसे रवि ने, मुझे अपनी बात साबित करनी है, सेंटेंस को मैंने रिवर्स कर दिया। तो याद रखें सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा, यहाँ पर आपको डिड शब्द का स्ट्रेस लगाना है, रवि डिड, और डिड आने के बाद कौन सी फॉर्म आती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म को किस में कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट फॉर्म में। तो याद रखें पास्ट सिंपल टेंस तभी जाके आपको समझ में आएगा जब आप वर्ब्स की 5 फॉर्म्स को समझेंगे। साथ ही साथ इस पास्ट सिंपल टेंस विथ मोशन के लिए 2 फॉर्म्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमवी फर्स्ट एंड एमवी सेकंड। तो रवि डिड सी हर, तो रवि यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट, डिड यहाँ पर क्या है, डिड यहाँ पर है स्ट्रेस, सी यहाँ पर क्या है फर्स्ट फॉर्म, हर यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्ट। तो क्लियर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर डिड के तुरंत बाद किसका यूज़ किया है, फर्स्ट फॉर्म का। डिड यहाँ पर क्या है, स्ट्रेस। दोबारा समझे, मैंने कहा रवि ने उसे देखा, तो फ्रेंड ने बोला रवि ने उसे नहीं देखा, और मुझे अपनी बात साबित करनी है कि देखा उसे रवि ने, और तब सेंटेंस क्या फ्रेम होगा, रवि डिड सी हर। तो इस तरीके से हम सेंटेंस में डिड शब्द से एम्फेसाइज करते हुए अर्थात जोर या दबाव डालते हुए सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। क्योंकि हमें हिंदी में पता है कि हमें जब भी हिंदी में किसी सेंटेंस को रिपीट करना हो, अपनी कही गई बात पर यकीन दिलाना, तो हम बोल सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में हमें ये चीज़ें पता नहीं है। उन्हीं चीज़ों को जानते हुए हम चीज़ों को सीख रहे हैं, तब जाके हम लैंग्वेज को क्या करेंगे, परफेक्ट रूप से सीख पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे हम पॉजिटिव के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस लगाते हुए सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं थर्ड रूल के बारे में कि थर्ड रूल क्या रहेगा, क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव के रूल्स लैंग्वेज की तरह नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको पास्ट सिंपल टेंस क्लियर नहीं होगा। तो याद रखें, आप इसको इस तरह से ब्रीफली पढ़ें, सब्जेक्ट प्लस ओनली प्लस, और याद रखें सब्जेक्ट और ओनली में डिड का यूज़ हुआ क्या, नहीं हुआ ना, तो कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे वापस, एमवी सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस क्या फ्रेम होगा, तो समझे। यहाँ पर एग्जाम्पल देखें कि मैंने कहा कि रवि ने उसे देखा, मैंने फ्रेंड को कहा कि रवि ने उसे देखा, लेकिन फ्रेंड ने कहा रवि ने उसे नहीं देखा, श्याम ने उसे देखा, और मुझे अपनी बात साबित करनी है कि रवि ने ही उसे देखा। अर्थात मुझे सब्जेक्ट के ऊपर जोर या दबाव डालते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े। सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा, देखें, रवि ने ही उसे देखा, रवि ने ही उसे देखा। अर्थात मुझे यहाँ पर सब्जेक्ट के ऊपर ओनली शब्द से स्ट्रेस लगाते हुए सेंटेंस को फ्रेम करना। सेंटेंस क्या बनेगा, रवि ओनली, रवि एंड ओनली में डिड का यूज़ नहीं हुआ है, तो कौन सी फॉर्म आएगी वापस यहाँ पर, सेकेंड फॉर्म। याद रखें इस चीज़ को, रवि ओनली सो हर। तो रवि यहाँ पर क्या आपका सब्जेक्ट है, ओनली यहाँ पर क्या है स्ट्रेस है, सो यहाँ पर क्या है एमवी सेकेंड, हर यहाँ पर क्या यूज़ किया आपने ऑब्जेक्ट, ओनली यहाँ पर क्या यूज़ किया हमने स्ट्रेस।
क्यों यूज़ किया दोबारा समझे। मेरे फ्रेंड को कहा कि रवि ने उसे देखा, फ्रेंड ने कहा रवि ने उसे नहीं देखा, श्याम ने उसे देखा, और मुझे अपनी बात साबित करनी है कि रवि ने ही उसे देखा। सेंटेंस क्या फ्रेम होगा, रवि ओनली सो हर। तो इस तरीके से हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस फ्रेम कर सकते हैं ओनली शब्द से। अब हम समझते हैं नेक्स्ट आपका रूल नंबर 4 कि जब भी हमें ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस लगाते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े तब हम सेंटेंस को कैसे फ्रेम कर सकते हैं। तो समझे यहाँ पर ध्यान से आप, आपका रूल नंबर 4 फॉर्मूला देखें पहले आप, सब्जेक्ट प्लस एम वी सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओनली। क्लियर, ओनली यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद किया आपका स्ट्रेस है। तो समझे ध्यान से कि फॉर एग्जांपल मुझे कहने की ज़रूरत पड़े कि रवि ने उसे देखा, तो फ्रेंड ने बोला रवि ने उसे नहीं देखा, रवि ने किसी और को देखा, और मुझे अपनी बात साबित करनी है कि रवि ने उसे ही देखा। क्या बोला यहाँ पर सेंटेंस, रवि ने उसे ही देखा। 4th नंबर एग्जाम्पल है, मैंने कहा रवि ने उसे देखा, फ्रेंड ने बोला रवि ने उसे नहीं देखा, रवि ने किसी और को देखा। यानी ऑब्जेक्ट को चेंज किया जा रहा है और मुझे अपनी बात साबित करनी है कि रवि ने उसे ही देखा। तो सेंटेंस क्या फ्रेम होगा, इंग्लिश में देखें, रवि सो हर ओनली, और हर यहाँ पर क्या आपका ऑब्जेक्ट है, यानी मैंने उसे देखने की बात की, रवि ने कहा उसे नहीं किसी और को देखा, और मुझे अपनी बात साबित करनी है कि रवि ने उसे ही देखा। तो सेंटेंस में देखें यहाँ पर ये सब्जेक्ट आपका सो, यहाँ पर एम वी सेकेंड है, हर यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट एंड ओनली यहाँ पर क्या आपका स्ट्रेस है। तो याद रखें, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रूल कि जब भी आपको पास्ट सिंपल टेंस विथ मोशन के सेंटेंस के 4 सेंटेंस अगर समझ में आ गए तब जाके आप एक लैंग्वेज को थोड़ा बहुत परफेक्ट रूप से सीख पाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज में ये ऐसा होता है कि जैसे हम हिंदी में बोलते हैं वैसे हमें इंग्लिश में बोलना आना चाहिए। तो पॉजिटिव के 4 सेंटेंस जो हमने फ्रेम किए एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि आपका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। तो समझे ध्यान से, यहाँ पर रवि ने उसे देखा, रवि सो हर, रवि ने उसे देखा, रवि सो हर, देखा रवि ने उसे, रवि डिड सी हर, रवि ने ही उसे देखा, रवि ओनली सो हर, रवि ने उसे ही देखा, रवि सो हर ओनली। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव के 4 सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, जिससे कि हमारे लैंग्वेज का जो पार्ट है वो बेटर हो जाए। अब हम बात करते हैं नेगेटिव की, और याद रखें कि नेगेटिव वाक्यों में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लगाया जाता है। और नेगेटिव किससे बनेंगे, यहाँ पर नेगेटिव बनेंगे डिड नॉट से। याद रखें, डू नॉट और डज नॉट से नेगेटिव बनते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अर्थात प्रेजेंट सिंपल टेंस में, और डिड नॉट से नेगेटिव बनते हैं पास्ट इंडेफिनिट अर्थात पास्ट सिंपल टेंस में। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से भी इजी है, याद रखें, क्योंकि यहाँ पर डिड नॉट का ही यूज़ किया जाता है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। और एक बात याद रखें, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, पॉजिटिव वाक्य में सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको एम वी सेकेंड का यूज़ करना है, और नेगेटिव वाक्यों में सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या यूज़ करना है, डिड नॉट यूज़ करना है, जिससे कि आपका एक कन्फ्यूज़न यहाँ पर दूर हो जाएगा। तो समझते हैं हम नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। तो समझे यहाँ पर यह आपका नंबर 4 सेंटेंस हमने पॉजिटिव पढ़े। याद रखें, पॉजिटिव के ही 4 सेंटेंस हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। वो क्यों पढ़े, क्योंकि एक लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं। क्लियर। तो नेगेटिव देखें यहाँ पर, पहले आप क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट। और याद रखें, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे ही हो, सी हो, इट हो, सिंगल नेम हो, या आई वी यू दे या प्लूरल नेम हो, कुछ भी हो, आपको क्या यूज़ करना है यहाँ पर नेगेटिव में, डिड नॉट यूज़ करना है। और याद रखें, जहाँ डिड आ जाए सेंटेंस में वहाँ पर कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो एम वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो सेंटेंस देखे वो क्या था आपका, रवि ने उसे नहीं देखा। सेंटेंस क्या है, रवि ने उसे नहीं देखा। क्लियर। तो सेंटेंस क्या बनेगा, इंग्लिश देखें, रवि, फॉर्मूला देखें यहाँ पर, रवि फिर डिड नॉट, रवि डिड नॉट सी हर। सी होती है इसकी फर्स्ट फॉर्म। डिड के बाद कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, कीप इन योर माइंड। तो रवि डिड नॉट सी हर, तो रवि यहाँ पर क्या आपका सब्जेक्ट, डिड यहाँ पर क्या है हेल्पिंग वर्ब, फिर आपने क्या यूज़ किया नॉट, सी यहाँ पर क्या फर्स्ट फॉर्म, हर एक ऑब्जेक्ट है। क्लियर। तो रवि ने उसे नहीं देखा, रवि डिड नॉट सी हर। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव की अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो याद रखें, जब भी आप प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों को बोलने की ज़रूरत हो तब हम वहाँ पर डिड शब्द से स्ट्रेस ना लगा के वहाँ पर किस शब्द से स्ट्रेस लगाते हैं, डू शब्द से। क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम प्रश्न करेंगे किससे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। वो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, डिड। और डिड के तुरंत बाद कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। उसी रीज़न को देखते हुए हमें पता होना चाहिए कि इंटरोगेटिव वाक्यों में किस शब्द से स्ट्रेस लगेगा, डू शब्द से। तो यहाँ पर समझे इंटरोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक।
इंटरोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक। ये आपका रूल नंबर 6। तो क्वेश्चन किससे करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। ये पता है आपको, हमने प्रेजेंट टेंस में किससे क्वेश्चन किया था? डू और डज से। और यहाँ पर किससे क्वेश्चन करेंगे? डिड से। जब भी आपको कोई डिड से क्वेश्चन करे तो समझ जाएं कि ये पास्ट सिंपल टेंस विथ मोशन का वाक्य है। तो डिड प्लस सब्जेक्ट। और ये आसान है, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, क्या ये किससे क्वेश्चन करोगे? डिड से ही करोगे। और डिड के तुरंत बाद कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड आपको क्या यूज़ करना है? क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल समझे, क्या रवि ने उसे देखा? क्या रवि ने उसे देखा एंड क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस क्या फ्रेम होगा? डिड रवि, और जहाँ डिड आए वहाँ पर कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो सो की फर्स्ट फॉर्म क्या है? सी। तो डिड रवि सी हर एंड क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम सेंटेंस में जब भी हमें क्वेश्चन करने की ज़रूरत होती है, इस तरह हम क्वेश्चन कर सकते हैं। और ध्यान से समझे आप एग्जाम्पल्स। क्या उसने फिल्म देखी? डिड ही वॉच ए मूवी? क्या उसने खाना खाया? डिड ही ईट फूड? क्या वह वहाँ गया? डिड ही गो देयर? क्या वह कल कॉलेज गया? डिड ही गो टू कॉलेज येस्टरडे? तो इस तरीके से आप डिड से क्वेश्चन करके सेंटेंस को क्या बना सकते हैं? ईजी बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जब भी प्रश्नवाचक वाक्यों को दोहराते हुए अर्थात एम्फेसाइज करते हुए प्रश्न करने की ज़रूरत हो तो हम सेंटेंस को किस तरीके से फ्रेम करते हैं, तो वो समझिए आप रूल नंबर 7 में। तो रूल नंबर 7 देखें कि कैसे आप यहाँ पर स्ट्रेस लगा के सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। रूल नंबर 7, डिड यूज़ करेंगे क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं हम, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहाँ पर डू शब्द से स्ट्रेस लगाएंगे। वो याद रखें, डू होती है फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म होती है डिड, थर्ड फॉर्म होती है डन। और आपको पता है कि डिड खुद यहाँ पर सेकंड फॉर्म एज ए सेकंड फॉर्म यूज़ की है, तो उसके तुरंत बाद डिड का यूज़ तो नहीं कर सकते। तो डिड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? डू। तो यहाँ पर हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? इसको डू में। जैसा कि आपने पॉजिटिव के सेकंड सेंटेंस देखा कि वहाँ पर हमने डिड शब्द से स्ट्रेस लगाया था, लेकिन यहाँ पर हम किससे लगा रहे हैं? डू से, क्योंकि डिड ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। डू प्लस उसके बाद क्या यूज़ करेंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। डू यूज़ किया, ये क्या आपका यहाँ पर? स्ट्रेस है। क्या है? स्ट्रेस है। एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, क्या देखा, क्या देखा उसे रवि ने? फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी से क्वेश्चन किया, क्या रवि ने उसे देखा? और मुझे अगर इस चीज़ को रिपीट करके क्वेश्चन करना हो तो कैसे क्वेश्चन होगा? क्या देखा उसे रवि ने? तो इस तरीके से अगर आपको रिपीट क्वेश्चन करना हो तो सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा? डिड रवि डू सी हर? क्लियर? तो यहाँ पे डू यूज़ किया, यहाँ पर सी यूज़ किया, तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे दो वर्ब कैसे यूज़ होगी। ये दो वर्ब नहीं, ये यहाँ पर डू किया, यूज़ किया आपने स्ट्रेस। और ये कब जरूरत होती है? जब आपने क्वेश्चन किया और अगर आपको लग रहा है कि दोबारा क्वेश्चन करना हो, स्ट्रेस लगा के करना हो, तो सेंटेंस कैसे आप कैसे फ्रेम करेंगे? उस सेंटेंस की हिंदी को आपको क्या करना है? रिवर्स करना। जैसे यहाँ पर क्या देखा उसे रवि ने? डिड रवि डू सी हर? तो डू पर आपको थोड़ा स्ट्रेस लगाते हुए बोलना है, जिससे कि थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग लगे। क्लियर? तो अब बात करते हैं रूल नंबर 8 की। रूल नंबर 8 और 9 में हम क्या यूज़ करेंगे? कि रूल नंबर 8 में हम ये सीखेंगे कि प्रश्न करते वक्त हम सब्जेक्ट पर किस तरीके से स्ट्रेस लगा सकते हैं, और फिर समझेंगे कि कैसे हम प्रश्न करते वक्त ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस लगा सकते हैं। तो रूल नंबर 8 समझे ध्यान से। यहाँ पर डिड के बाद क्या यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या यूज़ करेंगे हम? ओनली शब्द से स्ट्रेस, फिर क्या यूज़ करेंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस क्या फ्रेम होगा? क्या रवि ने उसे देखा? और मुझे अपनी बात को प्रश्न करते हुए दोहराते हुए बोलना पड़े कि क्या रवि ने ही उसे देखा। तो ये पर मुझे प्रश्न करना है, क्या रवि ने ही उसे देखा? क्या रवि ने ही उसे देखा? अर्थात मैंने यहाँ पर किस पे ऊपर स्ट्रेस लगाया है? सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन करते वक्त। तो सेंटेंस क्या फ्रेम होगा? डिड रवि ओनली सी हर? डिड रवि ओनली सी हर? अर्थात मुझे अब यहाँ पर स्ट्रेस लगाना था सब्जेक्ट के ऊपर प्रश्न करते वक्त। तो सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ? क्या रवि ने ही उसे देखा? डिड रवि ओनली सी हर? ओनली यहाँ पर क्या है? स्ट्रेस है। डिड क्या है? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। रवि क्या है? सब्जेक्ट है। सी यहाँ पर क्या है? फर्स्ट फॉर्म। हर क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम यहाँ पर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस लगा के सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं।
देखें यहाँ पर सेंटेंस आप नेक्स्ट पहले देखें इसका रूल नंबर 9, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओनली एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो अब इसका एग्जाम्पल समझें। क्या रवि ने उससे ही देखा? मैंने क्वेश्चन किया क्या रवि ने उसे देखा, और मुझे अब यहाँ पर सेंटेंस में स्ट्रेस लगाते हुए अर्थात ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस लगाते हुए क्वेश्चन करने की ज़रूरत हो, तो सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा? क्या रवि ने उसे ही देखा? क्या रवि ने उसे ही देखा? सेंटेंस क्या फ्रेम होगा? डिड रवि सी हर ओनली? डिड रवि सी हर ओनली? ओनली यहाँ पर क्या आपका स्ट्रेस है। डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, रवि क्या है सब्जेक्ट है, सी फर्स्ट फॉर्म है, हर यहाँ पर क्या आपका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट दोनों बाद क्या लगाया आपने? स्ट्रेस लगाया किसका? ओनली का। तो दोबारा हम रिपीट कर लेते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे हम फ्रेम करते हैं। तो सुने ध्यान से यार। क्या रवि ने उसे देखा? डिड रवि सी हर? क्या देखा उसे रवि ने? डिड रवि डू सी हर? क्या रवि ने ही उसे देखा? डिड रवि ओनली सी हर? क्या रवि ने उसे ही देखा? डिड रवि सी हर ओनली? अब बात करते हैं इंटरोगेटिव की, जिसका मतलब होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक। जब भी आपको प्रश्न भी करना हो और नेगेटिव वाक्यों को भी बोलना हो, तो कैसे आप सेंटेंस को फ्रेम करेंगे, तो समझे ध्यान से आप। नेक्स्ट रूल आपका इंटरोगेटिव का, इंटरोगेटिव जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक। नंबर 10 समझे यहाँ पर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, और नोट कौन से नंबर पे यूज़ करेंगे? थर्ड नंबर पे। टेंसेस के अकॉर्डिंग याद रखें कि नोट को कौन से नंबर पे यूज़ करना है आपको? थर्ड नंबर पे। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस एमवी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन। क्लियर? तो समझे ध्यान से यहाँ पर कैसे इसका एग्जाम्पल बनेगा। क्या रवि ने उसे नहीं देखा? कभी आपको इस तरह से क्वेश्चन करना पड़े कि नकारात्मक वर्ड भी है और प्रश्न भी करना, तो सेंटेंस किससे फ्रेम होगा आपका? इंटरोगेटिव। तो क्या रवि ने उसे नहीं देखा? डिड रवि नॉट सी हर? क्या रवि ने उसे नहीं देखा? डिड रवि नॉट सी हर एंड क्वेश्चन मार्क। डिड यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब, रवि सब्जेक्ट है, नॉट थर्ड नंबर पे यूज़ किया, सी यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, हर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और इंटरोगेटिव वाक्य में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लगाया जाता है। दोबारा समझे सेंटेंस क्या रवि ने उसे नहीं देखा? डिड रवि नॉट सी हर? तो जो भी हमने अभी 10 सेंटेंस पढ़े हैं, मैं एक बार वापस रिवाइज करवा रहा हूँ, जिससे कि आपके जो सेंटेंस है वो क्लियर हो जाए, और किस तरह से आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है वो भी ध्यान से समझे। तो क्या पढ़ क्या रहे हैं? पास्ट सिंपल टेंस विथ मोशन के सेंटेंसेस विथ रूल्स। तो अभी हम समझते हैं एग्जाम्पल, समझे ध्यान से। रवि ने उसे देखा, रवि सो हर। देखा रवि ने उसे, रवि डिड सी हर। रवि ने ही उसे देखा, रवि ओनली सो हर। रवि ने उसे ही देखा, रवि सो हर ओनली। रवि ने उसे नहीं देखा, रवि डिड नॉट सी हर। क्या रवि ने उसे देखा? डिड रवि सी हर? क्या देखा रवि ने उसे? डिड रवि डू सी हर? क्या रवि ने ही उसे देखा? डिड रवि ओनली सी हर? क्या रवि ने उसे ही देखा? डिड रवि सी हर ओनली? क्या रवि ने उसे नहीं देखा? डिड रवि नॉट सी हर? तो इस तरीके से आपको विथ हिंदी विथ इंग्लिश प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपका जो विथ मोशन है वो क्लियर हो जाए। गाइस, अगर आप इस तरीके से मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली जो आपका जो कन्फ्यूज़न है स्पोकन का, वो डेफिनेटली रिमूव हो जाएगा। तो हम बात करते हैं एक और एग्जांपल की। उस सेंटेंस को मैं दूंगा आपको होमवर्क के लिए, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिस करवा के आपको फिर बाद में इस सेंटेंस को होमवर्क के लिए दूंगा, जिससे कि आप घर पे आराम से सेंटेंस को कर सकते हैं। और फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रहे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल समझे नेक्स्ट। इस सेंटेंस को आपको फ्रेम करना है घर। देखें ध्यान से यहाँ पर, वे गांव गए। तो आपने देखा यहाँ पर जो वाक्य फिनिश हुआ है वो एमवी सेकंड की मूल हिंदी से वाक्य फिनिश हुआ है। गया, लिया, दिया, खाया, पिया, अर्थात एमवी सेकंड की मूल हिंदी से वाक्य फिनिश हुआ है। टेंस कौन सा आपका? पास्ट सिंपल टेंस विथ मोशन।
गाइस आपको सेंटेंस को हिंदी में समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको हिंदी में वाक्य समझ में नहीं आ रहा है कि किस टेंस का है तो फिर टेंसेस में आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। तो पहले आप हिंदी से इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, तो आपको सेंटेंसेस को समझने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वे के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, दे, और गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। क्या होती है, वेंट। दे वेंट टू विलेज। याद रखें, गो होती है आपकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है आपकी गोन। ज़रूरत होगी हमें फर्स्ट फॉर्म की एंड सेकंड फॉर्म की। तो सेंटेंस क्या बना, वे गांव गए, दे वेंट टू विलेज। दे यहाँ पर क्या आपका सब्जेक्ट है, वेंट कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। ये पार्ट क्या आपका ऑब्जेक्ट का पार्ट है। तो मैंने कहा वे गांव गए, फ्रेंड ने बोला वे गांव नहीं गए, और मुझे अपनी बात साबित करनी है क्या, कि गए गांव हुए। तो इस तरह से सेंटेंस को रिपीट मुझे दोहराते हुए रिवर्स बोलना पड़ा हिंदी में। तो इंग्लिश में क्या करेंगे हम, यहाँ पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद डिड शब्द से क्या लगाएंगे, स्ट्रेस, और डिड के बाद कौन सी फॉर्म का यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस क्या फ्रेम होगा, गए गांव वे, दे डिड गो टू विलेज। कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म। थर्ड सेंटेंस देखें कि जब भी आपको सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस लगाना हो, सेंटेंस क्या फ्रेम होगा, वे गांव गए। मैंने कहा वे गांव गए, फ्रेंड ने बोला वे गांव नहीं गए, वे गांव गए। अर्थात उसने सब्जेक्ट को चेंज कर दिया, मुझे अपनी बात साबित करनी। सेंटेंस क्या फ्रेम होगा, वे ही गांव गए। सेंटेंस क्या होगा, दे ओनली वेंट टू विलेज। जब आपको ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस लगाना हो तो किसका स्ट्रेस लगाएंगे, ओनली शब्द का, किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर। सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा, मैंने कहा वे गांव गए, उसने बोला वे गांव नहीं गए, वे शहर गए, और मुझे पता है कि वे गांव ही गए। तो सेंटेंस क्या होगा फ्रेम, दे वेंट टू विलेज ओनली। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव के 4 सेंटेंस फ्रेम कर लिए। अब बात करते हैं नेगेटिव की, वे गांव नहीं गए। नेगेटिव किससे फ्रेम होता है, पास्ट सिंपल टेंस का, डिड नॉट से। तो दे डिड नॉट गो टू विलेज। क्या वे गांव गए, डिड दे गो टू विलेज। क्या गए गांव वे, डिड दे डू गो टू विलेज। किसका स्ट्रेस लगेंगे यहाँ पर, डू का। जब भी प्रश्न करते हुए हमें सेंटेंस को एम्फेसाइज करना हो, जब हमें ऑब्जेक्ट पर और सब्जेक्ट पर स्ट्रेस लगाना हो, सेंटेंस क्या फ्रेम होगा, डिड दे ओनली गो टू विलेज। ऑब्जेक्ट पर सेंटेंस कैसा फ्रेम होगा, डिड दे गो टू विलेज ओनली। एंड इंटरनेगेटिव सेंटेंस का फ्रेम होगा, डिड दे नॉट गो टू विलेज। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो स्पोकन है वो क्लियर हो जाए। और याद रखें कि जब तक आप इन सेंटेंसेस को 10 तरीके से फ्रेम नहीं करेंगे, तब तक आपका स्पोकन क्लियर नहीं हो पाएगा। तो ट्राई करें, इन सेंटेंस को फ्रेम करें, जिससे कि आपका स्पोकन क्लियर हो जाए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।